So guys, welcome back to this session of प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। हम ऑलरेडी वेल्डिंग को कंप्लीट कर चुके हैं और आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आफ्टर वेल्डिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस। एंड माय डियर, मेटल कास्टिंग प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने आपसे पहले कहा था, प्रोडक्शन में सबसे अच्छी बात ये जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है उनका बहुत ज्यादा कनेक्शन एक दूसरे से नहीं है। मतलब अगर आपने वेल्डिंग नहीं भी पढ़ा है तो आप डायरेक्टली कास्टिंग से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को कंसीडर करते हुए मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रोडक्शन को डिफाइन करूंगा। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ प्रोडक्शन क्या होता है। और प्रोडक्शन के लिए अगर हम बात करें तो ये एक स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। इट इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस to convert the resources optimally into the final product, to convert the resources optimally into final product। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये रिसोर्सेज जो हमने इनिशियली लगाए उनसे ज्यादा यूजफुल होगा, रॉ मटेरियल से ज्यादा यूजफुल होता है। एंड माइड इसमें रिसोर्सेज जो हम देते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ मैन, इन टर्म्स ऑफ मशीन, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, एंड माइड इन टर्म्स ऑफ मनी, and also in terms of energy. So my dear, these we give as an input, and the final product or service we generally obtain from the production. Production is a very generalized name, you know, manufacturing is a small part of that. ये सारी बातें मैं आपसे ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। So my dear, अब हम इस प्रोडक्शन के अंदर जो पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कास्टिंग। और कास्टिंग को मदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। इट इज सेड टू बी मदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड माय डियर, मास प्रोडक्शन जनरली ऑब्वियसली कास्टिंग से होता ही है। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कास्टिंग से बनते हैं। और कास्टिंग का बहुत जनरल डेफिनेशन अगर आपको चाहिए हो तो माय डियर, एक प्री डिफाइंड कैविटी होती है, उसके अंदर मोल्टन मेटल को पुट करके सॉलिडिफाई करके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको मेटल कास्टिंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इन जनरल मेटल्स के साथ करते हैं इसलिए मेटल कास्टिंग नाम दिया गया। सो माय डियर, मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस या कास्टिंग प्रोसेसेस आर बेसिकली मदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। और इन मदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैविटी बनाते हैं पहले, और उस कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई कराते हैं और इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको कास्टिंग प्रोडक्ट्स जनरली कहा जाता है। सो माय डियर, इस चीज को माइंड में रखते हुए अब अगर हम कास्टिंग शुरू करने जा रहे हैं तो मैं इससे पहले की चीजों को शुरू करूं, एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहूंगा आपको। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि मैं आपको कास्टिंग पढ़ा रहा हूं। मैं आपको फर्स्ट ईयर में जब आप पहली बार इंजीनियरिंग में आए थे और आपको सबसे पहले जब कास्टिंग लैब में ले जाया गया था, जिसको फाउंड्री लिखा हुआ रहता था, तो फाउंड्री वर्कशॉप में जब आपको ले जाया गया था तो जो आपको दिखाया गया था, आपसे करवाया गया था ऑन द नेम ऑफ मेकिंग बेसिकली माउल्ड या फिर कैविटी या फिर कास्टिंग, तो वो मैं आपके सामने एक बार कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, उस समय पर जो आप करते थे वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं था, शायद कोई एक या दो स्टेप मिसिंग हो सकते हैं ओरिजिनल कास्टिंग प्रोसेस से, बट मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ। इसको करेक्ट करते रहेंगे पूरे चैप्टर में, क्योंकि पूरे चैप्टर में कास्टिंग में हम पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें होती है वो सब पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए, जो आपने देखा हो सकता है अभी जो मैं करूँ वो पूरी तरह सही नहीं हो, उनमें से एक दो रियल में जो होती है कास्टिंग प्रोसेस वो स्टेप मिसिंग हो, डेफिनेटली देयर आर, वो आपको पता भी लग जाएगा बाद में कि मैंने क्या मिस किया है। बट जस्ट एक याददाश्त को ताजा करने के लिए कि कास्टिंग बेसिकली क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद फिर हम डिटेल में जो असली में कास्टिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सब भी डिस्कस करूंगा। पर शुरुआत इससे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, इन जनरल जब आप कास्टिंग कॉलेज में कर रहे थे तो कौन कौन सी चीजें आपने उस समय पर देखी थी और किस तरीके से आपको बताया गया था। तो माय डियर, उसको देखने के लिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपको दिखाता हूँ और एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। उसको देख करके आपको अच्छा आइडिया लगेगा एंड यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव सीन इन द लैब्स एंड कौन से करेक्शंस अभी होने हैं वो आपको पता लग जाएगा। देखते हैं, चलिए। तो देखिए, मैं आपको एक जैसा मैंने आपसे बोला उस लैब में आपने क्या क्या कैसे कैसे किया था उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करने की जरूरत है। आपने क्या क्या किया था, मैंने आपसे कहा इस तरह का कास्टिंग का प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं। अब एक चीज होती है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? इट इज अ रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो हमें प्रोडक्ट कास्टिंग से चाहिए उसका रेप्लिका। अब मैं रेप्लिका जो बोल रहा हूँ बेसिकली इसका साइज और शेप लगभग फाइनल प्रोडक्ट जैसा होता है, इंक्लूडिंग सम अलाउंसेस। मतलब साइज और शेप में थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं वो सब हम देखेंगे, बट इट इज बेसिकली द रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विद सम अलाउंसेस। सो माय डियर, मैंने आपसे कहा ये पैटर्न था, अभी थोड़ा सा बड़ा साइज में होगा तो हम इसको दो पार्ट्स में बना सकते हैं। तो ये पैटर्न मुझे ऐसे दो पार्ट्स में था, और ये लोग की के तरीके का मॉडल था, ताकि जब इस पैटर्न को मुझे एक साथ रखना हो तो इनकी हेल्प से इसको बेसिकली अगर ये लॉक की मॉडल में रहेंगे तो इसको एक तरह से
अलाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अलाइनमेंट प्रॉपर हो इसके लिए इस तरीके से हम इस पैटर्न को बनाते हैं। तो मैंने क्या किया था, इस तरीके का एक पैटर्न था, ऐसा हमें प्रोडक्ट बनाना था। तो इस पैटर्न को ऐसे दो हिस्सों में दिया गया था, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। तो अगर इस तरीके से 2 पार्ट्स में पैटर्न हो सकता है, 3 पार्ट्स में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द पैटर्न। तो माय डियर एक मोल्डिंग फ्लास्क होती थी जिसको बोलते हैं मोल्डिंग फ्लास्क। तो इट वाज मोल्डिंग फ्लास्क। सो माय डियर जो मोल्डिंग फ्लास्क होती थी ये बेसिकली आप ये बोल सकते हो एक 4 दीवारी है बिना टॉप और फ्लोर के। मतलब जैसे मान लो एक रूम होता है क्यूबिकल, उसमें 6 फेसेस होते हैं, टॉप बॉटम इन दोनों जगह, आगे फ्रंट बैक, इस तरीके से 6 फेसेस होते हैं। तो उसका टॉप और फ्लोर अगर हम उड़ा दें तो जो 4 दीवारी बचेगी वही मोल्डिंग फ्लास्क है। तो मोल्डिंग फ्लास्क इस तरीके की 4 दीवारी होती थी विदाउट ए टॉप और फ्लोर। सो माय डियर में से एक मोल्डिंग फ्लास्क ऐसे रखी होती थी वुडन बोर्ड के ऊपर। हम क्या करते थे यहाँ पर इस पैटर्न का एक पार्ट ऐसे रख देते थे। जैसा मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू स्किप सम स्टेप फ्रॉम द ओरिजिनल वन, क्योंकि कॉलेज में हम जो करते थे बहुत रफ सा प्रोसेस होता था, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसको हम सही करेंगे पहले, इसको देखने से याद आने के, याद दिलाने के बाद। तो इस तरीके से पैटर्न का एक हिस्सा होता था और इसके साथ यहाँ पे हम 2 मेटल के पीसेस रख देते थे और इन मेटल के पीसेस को माय डियर कहा जाता था इनगेट्स। दे वर नोन एज इनगेट्स। इस तरीके से हम ऐसे रख देते थे। अब इसके ऊपर माय डियर हम एक सैंड डालते थे, इसको पार्टिंग सैंड बोलते थे, एक रेत सी होती थी और इसके ऊपर ऐसे वो पार्टिंग सैंड से डाल देते थे इस तरीके से। कुछ पार्टिकल्स पैटर्न के ऊपर, कुछ पार्टिकल्स इनगेट्स के ऊपर इस तरीके से आ जाते थे। अब इन सब चीजों की बात हम डिटेल में करेंगे, अभी मैंने कहा ना सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अब इसके ऊपर माय डियर एक सैंड डाल देते थे जिसको बोला जाता है बेसिकली मोल्डिंग सैंड, बेकिंग सैंड, इस तरीके की सैंड, और बहुत सारी इसको डाल करके इसको फिल कर दिया करते थे पूरा। और फिर इसके ऊपर लकड़ी का एक हैमर होता था, उससे हैमरिंग करते थे ताकि जो सैंड है वो प्रॉपर एक तरीके से मिल जाए और साथ ही उनके बीच की जो ओपन स्पेस है वो खत्म हो जाए, मतलब वो डेंस हो जाए और साथ ही माय डियर वो शेप ले ले इस पैटर्न के हिसाब से और थोड़ी सी टाइट हो जाए, मतलब उसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। तो इस काम के लिए हम हैमरिंग करते थे और इसको पूरा फिल करके हैमरिंग करके इसको तैयार कर देते थे। ये एक मोल्डिंग बॉक्स हमारा तैयार हो जाता, मोल्डिंग फ्लास्क हमारी तैयार हो जाती थी। फिर एक दूसरी मोल्डिंग फ्लास्क होती थी माय डियर। अब इसके अंदर हम जो दूसरा पैटर्न का पीस है उसको ऐसे रखते थे लाइक दिस। ये दूसरा पैटर्न का पीस रखने के साथ इसके साथ भी इसी तरीके से इनगेट्स रखे जाते थे। अब एक इनगेट्स के साथ इस तरीके की एक सिलिंड्रिकल शेप का एक मेटल का, बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप का एक मेटल का पीस होता था जिसको हम स्प्रू बोलते थे। इस स्प्रू को लगा देते थे। एंड माय डियर इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सिलिंड्रिकल होता था जिसको हम राइजर बोलते थे और कुछ जगह पर इस स्प्रू की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। स्प्रू वाज लाइक दिस कुछ जगह पर, और ओरिजिनली ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, वो सारे डिस्कशन भी हम करेंगे, बट अभी मैंने कहा रफ सा बता रहा हूँ। अब ये रखने के बाद और हम बाकी थ्रू आउट जैसे पहले मैंने बोला यहाँ पर पूरा मोल्डिंग सैंड भरी हुई होती थी और वही हैमरिंग वैमरिंग सब कुछ करते थे जैसे पहले किया। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ मोल्डिंग सैंड और बीच में यहाँ पर स्प्रू और राइजर और वही इनगेट एज इट इज। अब माय डियर ये 2 मोल्डिंग फ्लास्क होती थी। अब हम इन दोनों को मिला दिया करते थे। जब इन दोनों को मिलाते थे तो इसको ऊपर रखकर और इसको अपोजिट करके, इसको मतलब उल्टा करके इन्वर्ट करके नीचे लगा देते थे। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलता था वो कुछ ऐसा मिलता था। ये इनगेट होता था, ये फिर पैटर्न का एक पार्ट, फिर ये इनगेट। यहाँ पर होता था माय डियर एक स्प्रू, यहाँ पर होता था एक राइजर। एंड माय डियर यहाँ फिर दूसरा पैटर्न इस तरीके से विद दिस। एंड माय डियर बाकी चारों तरफ एज यूजुअल मोल्डिंग फ्लास्क भरी हुई होती थी। दिस वाज एज इट इज मोल्डिंग फ्लास्क, सॉरी मोल्डिंग सैंड, और मोल्डिंग सैंड ऐसे भरी हुई रहती थी चारों तरफ। और इस तरीके से हमारा जो पूरा मोल्डिंग फ्लास्क दो मिल जाते थे। अब मैंने आपसे कहा अगर 2 पार्ट में हो तो ऊपर वाले पार्ट को कोप बोलते, नीचे वाले को ड्रैग। अगर पैटर्न को 3 पार्ट में हो तो ऊपर वाले को कोप, चीक और ड्रैग। अब माय डियर करते क्या थे, ये जब हमने बनाया तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जब हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस किया। हम क्या करते हैं, जैसे ये और ये दोनों मोल्डिंग फ्लास्क रेडी हो गए। अब हम करते हैं माय डियर इस पैटर्न को, इन इनगेट्स को, इसको इन्वर्ट करके निकाल देते हैं। और इसको इन्वर्ट करके निकालने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती है जिनकी हेल्प से हम इसको निकालते हैं। और जब हम इसको निकालते हैं तो इसकी जगह जो भी ये मेटल पीस था, जो भी ये इनग्रेडिएंट्स है, इसकी जगह कैविटी आ जाएगी। एंड माय डियर सेम हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जहां जहां पर स्प्रू है, राइजर है, इनगेट्स है और पैटर्न का पार्ट है, या कैविटी बन जाएगी। तो ये दोनों कैविटीज बन जाती है, उसके बाद हम इनको ऐसे जोड़ते हैं। तो माय डियर जोड़ने से पहले ये सारे मेटेलिक पीस निकाल लिए जाते हैं, क्योंकि कास्टिंग की डेफिनेशन ये है कि एक प्री डिफाइंड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को भर के उसको सॉलिडिफाई करके प्रोडक्ट को तैयार करना। सो माय डियर इस तरीके से इन दोनों को जब जोड़ लिया जाता है तो फाइनली वी गेट सच काइंड ऑफ कैविटी।
अब माय डियर ये है स्प्रू, ये है राइजर मतलब जो जगह थी, और ये पैटर्न पीसेस थे, और इनका भी ये कैविटी हमारे पास तैयार हो गई। अब माय डियर बगल में फर्नेस होती थी जहाँ पे मेटल मेल्ट किया जा रहा होता था, और मोल्टन मेटल को हम लेडल में लेके आते थे, और उस मोल्टन मेटल को हम यहाँ स्प्रू के थ्रू पोर कर दिया करते थे। जब यहाँ पोर करते थे तो मोल्टन मेटल भरना शुरू होता था, और वो राइजर और इस कैविटी के साथ साथ यहाँ तक जैसे ही बढ़ता था हम इस सप्लाई को कट ऑफ कर देते थे। एंड माय डियर उसके बाद हम कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते थे ताकि सॉलिडिफिकेशन हो जाए। और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद माय डियर इस पूरे सैंड के माउल्ड को ब्रेक कर दिया जाता था, और यहाँ से इस पूरे प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता था। अब जो बाहर निकलता था माय डियर वो ये चीज होती थी, ध्यान से देखना, जो बाहर निकल रहा है दैट इज लाइक दिस, वो ये है जो बाहर निकल रहा है वो कुछ ऐसा है, लाइक दिस, लाइक दिस, ये। पर आपको पता है जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये नहीं है जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो बेसिकली कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट हमें यहाँ से निकालने होते थे। तो माय डियर इसके बाद हम फिर इसको कुछ मशीनिंग टेक्निक से, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें तो वाइब्रेशंस की हेल्प से हम इन पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बचेगा उसको प्रॉपर मशीनिंग करने के बाद माय डियर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता था। और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते थे कि वो रखने लायक है, यूज करने लायक है नहीं, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता था तो माय डियर उसको हम फिर से उसको मोल्टन मेटल बनाने के लिए डाल देते थे फर्नेस में, ताकि दोबारा से कास्टिंग तैयार हो। सो माय डियर ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने पहले का जो मैंने प्रोसीजर आपके सामने रखा ये कंप्लीट नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारे स्टेप स्किप किए हैं। ये मैंने बहुत रफली बताया जैसे आपको वहां पर कराया जाता था, क्योंकि आप पहली बार कास्टिंग देख रहे होते थे। उस समय आप एज ए इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर या फिर एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर कास्टिंग को, हर एक चीज को डिजाइन करके नहीं देखते थे, आप सिर्फ क्या करते थे, इस प्रोसीजर को फॉलो करते थे। तो माय डियर सिर्फ आपको कास्टिंग की ग्लिम्स देने के लिए था। अब माय डियर असली में जब मेटल कास्टिंग प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ 10 स्टेप का कंप्लीट प्रोसीजर होता है कन्वेंशनल कास्टिंग में, और उन 10 में से अगर एक भी स्टेप को मिस करते हैं और कास्टिंग करते हैं तो उसको फिर नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग कहा जाता है। कन्वेंशन से हटकर मतलब नॉन कन्वेंशनल। सो माय डियर जैसा मैंने कहा ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत सारी चीजें मैंने मिस भी की हैं, और एक दो चीजें थोड़ी सी गलत भी हैं। गलत इसलिए क्योंकि उस प्रोसीजर से पहले जब तक हम वो चीजें नहीं कर लेते जो मैंने स्किप किया तो वो प्रॉपर कास्टिंग बनती ही नहीं है। तो माय डियर उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पूरा प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ कुछ ग्लिम्स थे आपको याद दिलाने के लिए कि आपकी नजर में पहली बार कास्टिंग को क्या बताया गया था। अब सुने एग्जैक्टली जो 10 स्टेप का प्रोसीजर है जिसको 1 से लेकर 10 तक हम फॉलो करने वाले हैं, 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, वो क्या है बेसिकली। सबसे पहला स्टेप होता है मेटल कास्टिंग के अंदर माय डियर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न। मतलब ये जो पैटर्न है ये जो फाइनल प्रोडक्ट जैसा हमें चाहिए होता है एज इट इज वैसा ही होता है विद सम अलाउंसेस। तो माय डियर अलाउंसेस ऐसे कुछ भी नहीं दे देते, उसके लिए कुछ रीजंस होते हैं। जैसे श्रिंकेज अलाउंस है तो वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। इसी तरीके से ड्राफ्ट अलाउंस होता है, उसके अलग पर्पस होते हैं देने के। मशीनिंग आप कितनी करने वाले उसके हिसाब से मशीनिंग अलाउंस देते हैं। कितना डिस्टोर्ट होने के चांस है, किस तरह की शेप है कास्टिंग की, उसके लिए डिस्टोर्शन अलाउंस देते हैं। तो ये अलाउंसेस दे करके सबसे पहले पैटर्न बनाया जाता है। पैटर्न का मटेरियल क्या होगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो माय डियर ये सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप नंबर 1 में, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न। माय डियर एक बार पैटर्न बन जाए तो सेकंड होता है प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड। जो आपने ये माउल्डिंग क्लास के अंदर पैटर्न बना करके जो कैविटी तैयार की उसको बोलते हैं दैट इज गोइंग टू बी प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड। तो प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड इज गोइंग टू बी सेकंड स्टेप। और उसमें हम क्या क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे बेसिकली कौन कौन सी सैंड माउल्ड बनने में डलती है। मैंने आपको दो ही बताई, एक मैंने बोला बेकिंग सैंड जो हम पीछे डाल रहे हैं या माउल्डिंग सैंड, और दूसरा मैंने बोला ये वाली जो सैंड होती है रेत जो हम सिर्फ डालते हैं इसलिए ताकि ये जो मैंने ऊपर से डाली और ये रेत सी मैंने आपको बोला था कि हम डाल देते थे। और इन जनरल अगर हम बात करें तो बहुत सारी इसको फेसिंग सैंड मैंने बोला, हालांकि बहुत सारी सैंड्स और होती है जैसे पार्टिंग सैंड, माउल्ड वॉश, जिसका मैंने जिक्र भी नहीं किया, जबकि असली में ऐसा होता है बट कॉलेज में आपने सब नहीं देखा होगा क्योंकि हम बहुत रफली उस प्रोसेस को सीख रहे होते थे। तो अभी हम जब पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड तो उसमें हम फेसिंग सैंड, बेकिंग सैंड, पार्टिंग सैंड, इसके अलावा माउल्ड वॉश, इन सब के बारे में किसका क्या फंक्शन है, कौन कौन से मटेरियल है वो सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे माउल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और माउल्डिंग सैंड कितनी तरह की होती है। वो सारी चीजें देखने के बाद प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड माय डियर कंप्लीट हो जाएगा। देन थर्ड वन वी आर गोइंग टू गो विद द basically the gating system design. Now what is gating system?
माय डियर जो इनगेट्स है, ये जो स्क्रू है, ये सब गेटिंग सिस्टम का डिजाइन का गेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो गेटिंग सिस्टम भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड माय डियर जितना इजी आपको लग रहा है कि थ्योरेटिकली हम आज तक पढ़ते हैं, ये चीजें वैसी नहीं है। असली में गेटिंग सिस्टम का डिजाइन होता है, जैसे मैंने कहा असली में स्क्रू ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा होने के पीछे भी कुछ डिजाइन इंपॉर्टेंस, डिजाइन स्पेसिफिकेशन या डिजाइन के रीजंस है जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हम डिजाइन करेंगे जिससे प्रूव होगा कि स्क्रू को ऐसी शेप हम नहीं दे सकते, इसलिए स्क्रू को ऐसी शेप दी जाती है। प्रॉपर डिजाइन से हम ये समझेंगे यूजिंग द बर्नौली इक्वेशन एंड ऑल। सो माय डियर स्क्रू के डिजाइन के बाद, गेटिंग सिस्टम के डिजाइन के बाद फिर हम देखेंगे राइजर का डिजाइन। माय डियर राइजर का डिजाइन करने के भी 6 प्रोसीजर, 6 तरीके होते हैं। तो किस समय पर हम कौन सा तरीका क्यों लगाते हैं वो सब डिटेल में देखेंगे। और राइजर का डिजाइन पढ़ने के बाद माय डियर 4 स्टेप प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका अब तक। पहला था पैटर्न का प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड, तीसरा है गेटिंग सिस्टम का डिजाइन, चौथा है राइजर का डिजाइन। और मैं आपको बता दूं, मैंने कास्टिंग का वेटेज 3 नंबर बताया था। 3 नंबर में से 2 नंबर सीधे सीधे राइजर और गेटिंग सिस्टम के डिजाइन से ही आता है, न्यूमेरिकल फिक्स है। 1 नंबर की जो थ्योरी है वो भी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला माउल्डिंग सेट की प्रॉपर्टी, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे परमिएबिलिटी टेस्ट, तो वैसे टेस्ट हम करते हैं, या फिर मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टी के लिए फ्लूइडिटी टेस्ट। तो वो सारे टेस्ट से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। और अगर वो नहीं आते हैं तो देयर आर बहुत सारी थ्योरी है इस चैप्टर के अंदर जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर। तो जैसे मैंने आपसे बोला, पहला है पैटर्न, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड, तीसरा है गेटिंग सिस्टम डिजाइन, चौथा है राइजर डिजाइन, पांचवा है माय डियर अब जिस मेटल की कास्टिंग करनी है उस मेटल को मेल्ट करना। अब फर्नेस में मेल्टिंग चल रही हो तो मेल्ट द मेटल इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 इज जो मेटल मेल्ट की उसको इस कैविटी के अंदर पोर करना, जैसे इस कैविटी में हमने मोल्टन मेटल को डाला। अब ये जब हम पोर करते हैं तो पोरिंग टेम्परेचर कितना रखना है और क्यों रखना है, कितनी डिग्री ऑफ सुपर हीट देनी है, वो सब देखेंगे। माय डियर जैसे ही मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है कैविटी में, स्टेप नंबर 7 इज सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिडिफिकेशन सुनने में ऐसा लगता है कि हो जाएगा सॉलिडिफाई, इट इज नॉट लाइक दैट माय डियर। अगर हमने इसको अपने हाल पे छोड़ दिया तो सॉलिडिफिकेशन में कुछ डिफेक्ट्स आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो वहां पर मनचाहा सॉलिडिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिसको हम चिल्स बोलते हैं। तो माय डियर ये क्या होती है ये तो मैंने यहाँ बताया नहीं, जैसा मैंने कहा ये बहुत रफ प्रोसीजर है, तो हम चिल्स के बारे में भी देखेंगे फिर स्टेप नंबर 7 में जब सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद माय डियर उसके बाद हम इस माउल्ड को तोड़ देते हैं। स्टेप नंबर 8 इज माय डियर फेटलिंग, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ माउल्ड। और माउल्ड को जब हम ब्रेक करते हैं कुछ जगह पर नॉर्मल हैमरिंग से, कुछ जगह पर वाइब्रेशन प्रोसीजर लगा करके हम माउल्ड को तोड़ देते हैं। माउल्ड को तोड़ने के बाद फिर हम माय डियर मशीनिंग के लिए जाते हैं। मशीनिंग में एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना ही होता है, इसके अलावा सरफेस को भी फिनिश करना होता है। एंड माय डियर दिस वाज स्टेप नंबर 9 जो मैंने अभी बताया आपसे, फिनिशिंग। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हमारी कास्टिंग मिल जाती है तो हम माय डियर जाते हैं फिर टेस्टिंग के लिए। इस कास्टिंग को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कॉइनिंग टेक्निक होती है, एक्सरे होती है। तो इस तरह की टेक्निक्स को यूज करके कास्टिंग साउंड है या नहीं वो चेक करते हैं। और अगर कास्टिंग साउंड होती है माय डियर तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं तो इसको फिर से बेंड। एक बार पूरे प्रोसीजर को मैं आपके सामने फिर रख रहा हूँ। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न, दूसरा इज प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड, तीसरा इज द गेटिंग सिस्टम, चौथा इज द राइजर, पांचवा इज melt the metal, 6 is pouring of molten metal, 7 is solidification, 8th one is fettling, 9th one is finishing, 10th one is टेस्टिंग। सो माय डियर ये कंप्लीट 10 स्टेप का प्रोसीजर ही मेटल कास्टिंग है। और एक एक स्टेप माय डियर बहुत डिटेल वर्जन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और किस किस तरह के क्वेश्चन उससे आए हैं वो भी हम देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल वेल्डिंग पैटर्न पर ही हम चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इस टॉपिक में थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है वेल्डिंग से, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, और इम्पोर्टेंट भी उससे ज़्यादा है, वेटेज भी इसका ज़्यादा है। एंड माय डियर इट इज अ मदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यूज में भी इसकी वेटेज कई बार ज़्यादा होती है, ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिंक भी करने वाले हैं। सो माय डियर एक एक करके हम देखेंगे सारे के सारे स्टेप्स, और 10 स्टेप कंप्लीट जब हो जाएंगे, कन्वेंशनल कास्टिंग खत्म होगा, फिर हम नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग की तरफ जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग में हमें पढ़ना है जैसे देयर आर सम प्रोसेसिंग लाइक शेल माउल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, स्लश कास्टिंग। ये सारी जो कास्टिंग्स होती है जहाँ पे हम इस कन्वेंशनल 10 स्टेप के प्रोसीजर में से किसी एक भी स्टेप को मिस करते हैं तो इट बिकम्स नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग से थ्योरी क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। फिर माय डियर हम कास्टिंग डिफेक्ट्स की तरफ जाएंगे, और इस तरीके से हम इस कास्टिंग वाले चैप्टर को पूरा करेंगे। आपको याद होगा मैंने कुछ एप्लीकेशंस की बात की थी, जैसे सीमलेस पाइप्स आर मेड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो हाँ, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी हम नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग पे पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सीखिएगा, ये आपको 3 नंबर देगा इन जनरल। अगर हम बात करें तो वेल्डिंग प्लस कास्टिंग विल गिव यू 5 मार्क्स, एंड माय डियर टू प्रिपेयर दिस 5 मार्क्स
on this in this way. I feel it is an advantage for you for this time. So just prepare with the lectures. और जैसा आपको पता है क्लास नोट्स में शेयर कर ही रहा हूँ, और कास्टिंग के नोट्स आपसे पहले ही शेयर कर दिए गए हैं। इसका रीजन यही है ताकि आपको नोट्स बनाने में तो आपका समय बचे जब आप लेक्चर देख रहे हो, और दूसरा कई बार ऐसा भी होता है जब आप लेक्चर देख के खुद बनाते हैं तो कोई पॉइंट स्किप भी कर सकता है। तो मैं जो आपको नोट्स शेयर कर रहा हूँ उसमें लगभग सब कुछ लिखा रहेगा। इवन जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ चीज़ें 2-3 एक्स्ट्रा हो सकती हैं, सो दैट कि आप थ्योरी क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एंड माय डियर, ऑब्वियसली वो जो 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं दे आर वेरी सिंपल, जो कि जनरल होते हैं। जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका था, वेल्डिंग स्पीड हाई मतलब हीट इफेक्टेड जोन कम। तो अब जहां जहां वेल्डिंग स्पीड हाई मैंने बोला, इस पॉइंट को रिपीट नहीं किया। जब पर नोट्स होते हैं तो उसमें वो सब चीज रिपीट होती है, तो एक एक बार आपके माइंड में फिर से वो चीजें आ जाती है। तो इसीलिए नोट्स को रेफर करें, और बहुत जल्दी वेल्डिंग के P&I के क्वेश्चन भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और उसके साथ फिर कास्टिंग के प्रीवियस ईयर्स भी हम करेंगे जैसे कास्टिंग कंप्लीशन की तरफ आएगा। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए तो आप ग्रुप पर डिमांड कर सकते हैं। आई कैन शेयर सम अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो। और 25 अप्रैल के अराउंड हम टेस्ट रख रहे हैं वेल्डिंग का, बी प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। एंड माय डियर टेस्ट आई विल आल्सो शेयर ऑन द ग्रुप ओनली। सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। एंड माय डियर, ये 10 स्टेप प्रोसीजर भी आपके सामने मैंने रखा। अब हम पहले स्टेप से शुरू करेंगे। पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी अलाउंसेस होती है, कौन कौन से पैटर्न के मटेरियल होते हैं, वो सब बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने भी आपसे बताया कि जो मेटल कास्टिंग प्रोसीजर है उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप हम शुरू करें दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न। तो मैं सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में एक बात तो जानते हैं कि जो पैटर्न होता है वो रेप्लिका ऑफ कास्टिंग होता है। इट इज द रेप्लिका ऑफ कास्टिंग, इट इज रेप्लिका ऑफ कास्टिंग। और जो रेप्लिका ऑफ कास्टिंग है विद सम अलाउंसेस है। अब ये अलाउंसेस क्या होती हैं, क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली अलाउंस माय डियर जो दी जाती है वो दी जाती है श्रिंकेज अलाउंस। इसका नाम है श्रिंकेज अलाउंस। और जब हम श्रिंकेज अलाउंस की बात कर रहे हैं तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं पहले तो श्रिंकेज अलाउंस का कारण क्या है, फिर किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, और कौन से मटेरियल्स के लिए किस तरीके से देते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो माय डियर, जैसे मैंने आपसे कहा, श्रिंकेज अलाउंस को सीखने के लिए सबसे पहले हम एक कूलिंग कर्व को देखते हैं। कूलिंग कर्व बेसिकली ऐसी कर्व को कहा जाता है जो कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में होती है। आप जानते हो कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को पोर करते हैं और उसके सॉलिडिफिकेशन से बनने वाला प्रोडक्ट ही कास्टिंग है। तो जब आप मेटल को मेल्ट करते हो तो माय डियर, शुरू में जब आपके पास मेटल होती है तो रूम टेम्परेचर पे, जैसे आपके पास कोई मेटल पीसेज है जो कि रूम टेम्परेचर पे, तो मैं यहाँ पे इसको TR लिख रहा हूँ, TR इज फॉर रूम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे आपके पास मेटल उपलब्ध थी, अवेलेबल थी, अब हमें उसको मेल्ट करना है। तो आपने उसको हीट करना शुरू किया, और हीट करते 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 शुरू में आप जानते हो सेंसिबल हीटिंग होगी जब वो पहुंचेगा रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। अब आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अगर हम स्टील की बात करें तो 1535 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये कास्टन के लिए 1150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इस टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन किस मटेरियल की कास्टिंग है उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक हीट करेंगे, और इस हीटिंग को सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। अब माय डियर, इस टेम्परेचर पे आने के बाद ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा, एंड माय डियर इस हीटिंग को लेटेंट हीटिंग बोलते हैं। यहाँ पे ये सॉलिड होता है और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड है, और करते 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 एक समय ऐसा आता है कि कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम चाहे तो इस समय पर हम मोल्टन मेटल को पोर कर सकते हैं कैविटी में, बट माय डियर आपको पता है फर्नेस दूर रखिए। फर्नेस से हम जब तक कैविटी तक पहुंचेंगे तो उस समय पे हीट लॉस तो हमेशा चल ही रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत कम है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशंस आर गोइंग ऑन, और थोड़ा सा भी हीट लॉस हुआ तो माय डियर ये लिक्विड से सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और ऐसा ना तो हमारी कास्टिंग डिफेक्टिव हो सकती है। तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेते। हम चाहते हैं कि जब हम मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हो तो वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में और उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहे। मतलब अगर उसके अंदर कुछ पार्ट सॉलिडिफाई हो गया तो उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रहेगी, मतलब फ्लो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगी, और फिर कैविटी के अंदर सैंड को इरोड भी कर सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट आ सकते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो माय डियर, इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर रोकने की बजाय थोड़ा और हीट करते हैं, एंड माय डियर हम 100 से 150 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाते हैं, और एक बार फिर से जब हम 100 से 150 डिग्री सेल्सियस ऊपर गए, इसको फिर से बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग। एंड माय डियर, जिस टेम्परेचर तक जाता है उसको बोलते हैं TP, दैट इज पोरिंग टेम्परेचर। एंड माय डियर, जो पोरिंग टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर हम मोल्टन मेटल को कैविटी के अंदर पोर कर देते हैं। सो माय डियर, दिस इज 100 to 150 डिग्री सेल्सियस मोर देन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। So I would like to say here that pouring temperature is
मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर प्लस 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। सो माय डियर दिस इज पोरिंग टेम्परेचर। तो 100 से 150 डिग्री सेल्सियस हम ज्यादा हीट करते हैं और दिस इज लेटेंट हीट, दिस इज अगेन सेंसिबल हीट। और इस टेम्परेचर पे अब जब हमने पोर किया मोल्टन मेटल को, तो आपको पता है बिकॉज ऑफ हीट लॉसेस अब हीट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब हीट लॉस होना शुरू होगा माय डियर, तो ऑब्वियस सी बात है ये मोल्टन मेटल जो आपने पुट किया वो कूल होना शुरू होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी मटेरियल, अगर हम वाटर को छोड़ दें, क्योंकि वाटर की स्टडी हमें करनी होती है थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ वाटर को नहीं पढ़ रहे ऑब्वियसली। तो जब हम बात करते हैं एक्सेप्ट वाटर, तो इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हमारे हीट करने पे होते हैं एक्सपेंड और कूल करने पे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने 1539 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री ऊपर स्टील को, मोल्टन मेटल या फिर जो भी है कास्ट आयरन, जो भी मटेरियल है उसको मोल्टन मेटल की तरह पोर किया। जब हमने पोर किया, मान लेते हैं हमारे पास कुछ कैविटी थी, लेटेस्ट से जैसा भी हमने जो डायग्राम बनाया था उसी को ले लेते हैं, और हमने कुछ इस तरीके से का डायग्राम बनाया था। ये हमारे पास कैविटी थी और ऑब्वियसली ये साथ में हमारे साथ ये राइजर जुड़ा हुआ था और यहाँ पे हमारे पास साथ में जुड़ा हुआ था स्क्रू। एंड माय डियर यहाँ से हमने मोल्टन मेटल पोर किया था। अब आप जानते हो मोल्टन मेटल ने एक टेम्परेचर पे इस कैविटी को फिल कर दिया, ऑब्वियसली इसके बाद ही ये भरेगा राइजर, और यहाँ से मोल्टन मेटल आ रहा था। तो अब जब ये फुल हुआ तो इस टेम्परेचर के बाद कूलिंग शुरू हुई। इसको हीटिंग का बोल सकते हो, इसके बाद वाले को कूलिंग का। तो माय डियर अभी इस टेम्परेचर से कूल होना शुरू होगा तो बिल्कुल ऐसे ही कूल होगा और सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंचेगा। एंड माय डियर इस समय तक ऑब्वियसली ये पूरा लिक्विड ही रहने वाला है, दिस इज अगेन सेंसिबल कूलिंग। तो अब ये जो लिक्विड है, बट आप जानते हो कि ये कूल हुआ है, तो जब भी कोई चीज हीट होती है तो एक्सपेंड होती है, कूल होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो माय डियर अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस समय पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको स्टेज 1 श्रिंकेज बोलते हैं या फिर उसको लिक्विड श्रिंकेज बोलते हैं। ये वो श्रिंकेज है जो मोल्टन मेटल में तब होता है जब मोल्टन मेटल पोरिंग टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे आती है। इसको लिक्विड श्रिंकेज या स्टेज 1 श्रिंकेज का नाम दिया जाता है। अब जब श्रिंक होगा तो आपको पता है जिस कैविटी में हमने मोल्टन मेटल भरी थी, अभी श्रिंक होगा तो थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, बट माय डियर इस समय पर ये लिक्विड है। और ये जो राइजर है इसको तो डिजाइन इसलिए किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है कि लास्ट तक लिक्विड रहे। तो क्योंकि ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, जैसे यहाँ पर ये श्रिंक करेगा यहाँ से एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल आ जाएगा और जो भी थोड़ी सी कमी, ये जैसे मैंने मान लिया कि श्रिंक हो गया, अभी लिक्विड है पर ऐसे श्रिंक हो गया इतना रह गया, बट माय डियर इस समय पर जो श्रिंकेज हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से मोल्टन मेटल आएगी और इस कैविटी को फिर से पुरानी वाली फॉर्म में पूरा भर देगी। तो माय डियर श्रिंकेज का हमारे कैविटी पे, कास्टिंग पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो माय डियर राइजर का फंक्शन ही होता है ऐसे समय पर मोल्टन मेटल को सप्लाई करना। अब माय डियर इसके बाद जब ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे लिक्विड है तो ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे अब हीट लूज करके सॉलिड बनने की कोशिश करेगा एंड इट विल रीच टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। दिस इज अगेन लेटेंट, जैसे वो हीटिंग हो रही थी कूलिंग हो रही है। एंड माय डियर इस समय पर जब भी हम पहुंचेंगे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर ही सॉलिड फॉर्मेट में, अब एक बार फिर से माय डियर इस समय पे भी श्रिंकेज होगा, क्योंकि मैंने कहा ना जब हीट होता है तो एक्सपेंशन, कूल होता है तो कॉन्ट्रैक्शन। तो माय डियर इस समय पे होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को स्टेज 2 कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है और इसको आप सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज भी बोलते हैं, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, इट इज आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो माय डियर इस स्टेज 2 का श्रिंकेज है और इस समय पे भी माय डियर राइजर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो सबसे लेट सॉलिडिफाई हो। तो अभी राइजर लिक्विड ही होता है, तो राइजर एक बार फिर से मोल्टन मेटल सप्लाई करता है माय डियर, और जो भी श्रिंकेज या सॉलिडिफिकेशन के कारण हुआ होता है वो श्रिंकेज फुलफिल कर देता है राइजर। मतलब पहली और दूसरी स्टेज में जो भी सॉलिडिफिकेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन या लिक्विड श्रिंकेज है, इन दोनों ही श्रिंकेज के दौरान जो भी श्रिंकेज होता है उस श्रिंकेज के कारण जो सिकुड़ता है, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल चाहिए होता है, मोल्टन मेटल इज सप्लाइड बाय राइजर, और यही राइजर का प्राइमरी फंक्शन भी होता है। सो माय डियर अब इसके बाद ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे जाने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे, और एक बार फिर कूलिंग हो रही होती है और एक बार सेंसिबल कूलिंग है। एंड माय डियर इस समय पे फिर एक और श्रिंकेज होता है जिसको बोलते हैं स्टेज 3 श्रिंकेज, और ये जो स्टेज 3 श्रिंकेज है इसको सॉलिड श्रिंकेज का नाम दिया जाता है। बट माय डियर इस समय पर क्योंकि ऑलरेडी ये कैविटी सॉलिड बन चुकी थी, अब राइजर भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन फ्रंट यहाँ से यहाँ की तरफ जब ऊपर जाएंगे तो ये भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर कहने का मतलब ये स्टेज 3 के अंदर राइजर खुद सॉलिडिफाई हो गया होता है, तो राइजर के पास मोल्टन मेटल होता ही नहीं। अब अगर जो कुछ श्रिंकेज होगा तो श्रिंकेज को फुलफिल करने के लिए राइजर हमारी हेल्प नहीं कर सकता। सो माय डियर सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बिठा ले कि ये स्टेज 3 वाला जो श्रिंकेज है इसमें राइजर कैन नॉट हेल्प अस।
अब माय डियर, अगर राइजर हमारी मदद नहीं कर पाएगा तो अब जो श्रिंकेज होगी वो परमानेंटली आपके कंपोनेंट के साथ रह जाएगी। और मैंने कहा मान लेते हैं कि ये जो कैविटी बनने वाली थी, असली में जो कैविटी आपने बनाई थी वही हमारा प्रोडक्ट बनने वाला था। तो कैविटी हमारी इस साइज की थी। पहली दोनों में जब श्रिंकेज हुआ तो मोल्टन मेटल प्रोवाइड कर दिया गया राइजर के द्वारा, पर जब थर्ड स्टेज का श्रिंकेज हुआ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा वो ऐसा बच गया। तो माय डियर, क्योंकि इसमें राइजर कुछ नहीं कर रहा तो ये हमारे पास फाइनल साइज ऑफ प्रोडक्ट है जो मिला है, पर हमारी कैविटी तो इस साइज की थी। इसका मतलब जिस साइज की कैविटी हम बनाएंगे उस साइज का प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा। तो हमें जिस साइज का कैविटी बनाना है उस साइज का हम पैटर्न बनाते हैं। इसका मतलब पैटर्न का जो साइज है और जो प्रोडक्ट का साइज है कास्टिंग का, दे आर डिफरेंट। सो माय डियर, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पैटर्न का जब साइज डिसाइड होगा तो पैटर्न साइज जब बनेगा तो दैट इज गोइंग टू बी कंपोनेंट साइज। तो जो होगा उसके अंदर हमें एक अलाउंस ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज श्रिंकेज अलाउंस। तो इस थर्ड स्टेज के लिए हम श्रिंकेज अलाउंस दे देते हैं। जैसे हमें पता है कि इतना श्रिंक होने वाला है, हमें पता है इतना श्रिंक होने वाला है, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है हम उससे इतना ज्यादा साइज पैटर्न का रखेंगे। मतलब अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये जो श्रिंकेजेस होती है, ये जो श्रिंकेजेस है, ये श्रिंकेजेस जो है वो जनरली जो डिफाइन होती है वो लीनियर डायमेंशन पे डिफाइन होती है। दे आर डिफाइंड ओवर लीनियर डायमेंशन। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास मान लो जो मुझे प्रोडक्ट बनाना था वो इस साइज का बनाना था। लेट अस से दिस वाज द फाइनल प्रोडक्ट जो मैं चाहता था। आपको डायमेंशन दिखा रहा हूँ, वो मुझे बनाना था कुछ ऐसा। ये 200 है, ये 100 है और ये 50 है। एंड माय डियर, मुझे दे दिया गया जो श्रिंकेज अलाउंस है जिस मटेरियल की हम कास्टिंग कर रहे हैं वो 2 mm पर 100 mm है। हमेशा दिया जाता है लीनियर डायमेंशन में, मतलब हर 100 mm पे 2 mm सिकुड़ेगा। तो माय डियर, ये 200 mm है, तो 200 mm पे कितना सिकुड़ेगा? 4 mm। मतलब मुझे इस वाले डायमेंशन को 204 रखना चाहिए, इस वाले डायमेंशन को 102 रखना चाहिए और इस वाले डायमेंशन को 51। तो मेरा पैटर्न साइज अगर ये होगा तब मुझे इस साइज की कास्टिंग मिलेगी। सो माय डियर, अगर हम सिर्फ श्रिंकेज को कंसीडर करें, अलाउंसेस इसके बाद भी है तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो माय डियर, जब हम श्रिंकेज अलाउंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये क्लियर हो कि श्रिंकेज अलाउंस क्यों? क्योंकि माय डियर, हीटिंग के समय चीजें एक्सपेंड कर रही हैं, कूलिंग के समय चीजें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, पहली बात। माय डियर, सेकंड पॉइंट कि जो हम ये श्रिंकेज अलाउंस दे रहे हैं, श्रिंकेज अलाउंस हम जो देते हैं वो कौन सी स्टेज के लिए देते हैं? स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, तीनों में ही श्रिंकेज होती है। बट माय डियर, स्टेज 1 और 2 के समय पर राइजर अभी होता है मोल्टन स्टेट के अंदर, तो मोल्टन मेटल को सप्लाई कर देता है राइजर पहली 2 स्टेज ऑफ श्रिंकेज के अंदर। एंड माय डियर, इसलिए उस श्रिंकेज का कोई इफेक्ट आपको फाइनल प्रोडक्ट पे दिखाई नहीं देता। और इवन मैं आपको रियलिटी बताऊं तो राइजर को रखने का प्राइमरी पर्पस है ही यही कि ये पहली 2 स्टेजेस के दौरान मोल्टन मेटल सप्लाई करता है। और पर्पस भी है, उनको हम बाद में देखेंगे। एंड माय डियर, फिर मैंने आपसे बोला कि जो स्टेज 3 का श्रिंकेज है उस समय पे राइजर खुद सॉलिडिफाई हो गया होता है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मोल्टन मेटल दे पाए, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, वो खुद सॉलिडिफाइड फॉर्म में है। तो माय डियर, इसलिए उस समय पर वो हाथ खड़े कर देता है, वो कोई मोल्टन मेटल हमें नहीं दे पाता। और क्योंकि वो हमें कोई मोल्टन मेटल नहीं दे पा रहा है स्टेज 3 के दौरान, तो माय डियर, स्टेज 3 के दौरान श्रिंकेज होता है और आपका जो कैविटी का साइज है उससे कम साइज में प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसका साइज कैविटी के बराबर नहीं होगा। कैविटी का साइज तो पैटर्न के साइज के बराबर था, तो पैटर्न के साइज का प्रोडक्ट भी हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं माय डियर, हम पैटर्न के साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। जैसे मुझे अगर पता लग जाए कि श्रिंकेज अलाउंस कितनी है, तो श्रिंकेज अलाउंस हम देने का तरीका होता है दिस इज गिवन ऑन लीनियर डायमेंशन। कभी एरिया या वॉल्यूम पे नहीं देते। जैसे मैंने बोला 2 mm सिकुड़ेगा 100 mm पर। अभी जो 2 mm 100 mm पे स्टेज 3 का दिया है, क्योंकि 1 और 2 के लिए तो हमारे पास श्रिंकेज अलाउंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के लिए राइजर है। तो अगर ऐसा दे दिया गया कि 2 mm हर 100 mm पे सिकुड़ने वाला है, तो माय डियर, जो साइज 200 था उसको हम 204 रख देंगे, जो 100 था उसको 102 रख देंगे, 50 वाले को 51। तो अगर हम ऐसा साइज रखेंगे तो हमारी कास्टिंग का साइज ऑब्वियसली जो बनेगा जो फाइनल प्रोडक्ट का वो पैटर्न से छोटा बनता है सिकुड़ने के कारण। तो माय डियर, कास्टिंग के साइज जो होते हैं वो पैटर्न के साइज या कैविटी के साइज से छोटे होते हैं, इसलिए पैटर्न का साइज हमेशा बड़ा रखा जाता है बिकॉज ऑफ श्रिंकेज अलाउंसेस। अब माय डियर, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस लोगों को रहते हैं। पहला तो ये कि जनरली पूछा जाता है ग्रे कास्ट आयरन के केस के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं सर ग्रे कास्ट आयरन के बारे में जब बात होती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग ये मेंशन करते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन में उल्टा होता है, पैटर्न का जो साइज है वो छोटा रखते हैं, क्योंकि
कास्टिंग का बढ़ा क्योंकि एक्सपेंशन होता है। ग्रे कास्ट आयरन हैज सम एक्सेप्शनल बिहेवियर, बट माय डियर आई वुड लाइक टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट। और ये चीजें आप प्रीवियस ईयर्स गेट में आए हुए क्वेश्चन से भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस में ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन गलत नहीं हुए, तो बहुत ध्यान से सुनना। ग्रे कास्ट आयरन का बिहेवियर एक्सेप्शनल जरूर होता है, ये बात सच है कि ग्रे कास्ट आयरन में 3 स्टेज में से एक स्टेज में एक्सपेंशन हो जाता है कूलिंग के दौरान। बट माय डियर वो जो स्टेज होती है जिसमें होता है ऐसा, वो स्टेज सॉलिडिफिकेशन स्टेज होती है। मतलब जो 3 स्टेज है उसमें से पहली स्टेज में हुआ कॉन्ट्रैक्शन जो कि होना चाहिए था, दूसरी स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन की जगह हो जाता है एक्सपेंशन। तो माय डियर क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ एक्सपेंशन और ये लगभग बराबर होते हैं, तो होता असली में ये है कि यहाँ जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां उतना एक्सपेंड हो गया। तो असली में ग्रे कास्ट आयरन के लिए जनरली हमें राइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहली 2 स्टेज के अंदर मोल्टन मेटल सप्लाई करता है राइजर, तो वो काम हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्शन होना है लगभग उसके आसपास का हो जाता है क्या बोलते हैं एक्सपेंशन। क्योंकि इस समय पे उसका रीजन है द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। तो कास्ट आयरन में, ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट फ्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण सेकंड स्टेज के अंदर माय डियर जो होना चाहिए सॉलिडिफिकेशन के दौरान श्रिंकेज की जगह हो जाता है एक्सपेंशन। तो इसके कारण यहाँ पर राइजर की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर हम बात करते हैं श्रिंकेज अलाउंस की, तो माय डियर ग्रे कास्ट आयरन हो या कोई भी मटेरियल हो, सबके लिए पैटर्न का साइज बड़ा रहेगा, कास्टिंग का छोटा। रीजन बीइंग क्योंकि वो हम स्टेज 3 के लिए देते हैं, और स्टेज 3 में ग्रे कास्ट आयरन का क्या, इस दुनिया के सभी मटेरियल का एक ही बिहेवियर है, पानी को छोड़ दो बस, सभी मटेरियल का एक ही बिहेवियर है कि हीट करने पे एक्सपेंड होगा, कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा। सो माय डियर अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन निकाल देना, क्योंकि बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जिसमें इसके आंसर सॉल्यूशंस इन्होंने गलत दिए हुए हैं। पर सेम क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जो 2008 में है, उसके बाद दोबारा गेट ने पूछा, तो दे हैव क्लियर्ड दैट थिंग बाय गिविंग द आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ कि ग्रे कास्ट आयरन को उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया जिस तरीके से दूसरे, और ये चीजें आप रिसर्च पेपर से भी देख सकते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन का जो अलग बिहेवियर है वो स्टेज 3 के दौरान होता ना, तो हम डेफिनेटली नहीं यूज कर रहे होते, तो हम डेफिनेटली उसको अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बट माय डियर इन रियल कंडीशन जो ग्रे कास्ट आयरन का डिफरेंट बिहेवियर है वो स्टेज 2 के लिए होता है, स्टेज 1 और 3 के लिए नहीं। स्टेज 3 के लिए नहीं होने के कारण स्टेज 3 में जो श्रिंकेज अलाउंस है वो वैसे ही देते हैं, मतलब ग्रे कास्ट आयरन हो या कोई भी हो, पैटर्न का साइज ही बड़ा होगा। बट माय डियर यस, वन थिंग इज देयर कि राइजर, कई बार आपसे पूछ ले कि ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग में हम राइजर यूज क्यों नहीं करते या छोटे साइज का क्यों करते हैं, तो उसके लिए आप रीजन दे सकते हो कि सेकंड स्टेज के अंदर ग्रेफाइट फ्लेक्स बनने के कारण जो है एक्सपेंशन हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेज का कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड स्टेज का एक्सपेंशन एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं। तो दैट इज द मेजर रीजन व्हाई दिस हैपेंस। And my dear, this is something known as shrinkage allowances. And my dear, they are given on linear dimension. वो वॉल्यूम और एरिया पर नहीं, हमेशा लीनियर डायमेंशन पे दिए जाते हैं। कई बार गेट में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि टोटल जो श्रिंकेज हो रहा है, अब ये श्रिंकेज अलाउंस जरूर हम देते हैं लीनियर डायमेंशन पे, पर वो एग्जामिनर आपको बोल सकता है, जैसे उसने बोला फर्स्ट स्टेज में इतने % श्रिंक हो गया वॉल्यूम, सेकंड स्टेज में इतने % श्रिंक हो गया, थर्ड स्टेज में इतने हो गया, तो बताओ राइजर कौन सी स्टेजेस को कंपेंसेट करेगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेज विल बी कंपेंसेटेड बाय राइजर, थर्ड विल बी कंपेंसेटेड बाय प्रोवाइडिंग श्रिंकेज अलाउंसेस। सो माय डियर, दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग श्रिंकेज अलाउंस। अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और देखेंगे, और फिर श्रिंकेज अलाउंस के बाद हम बाकी और तरह की भी अलाउंस देखेंगे, और सारी अलाउंसेस देखने के बाद फिर हम पैटर्न के मटेरियल्स की तरफ जाएंगे। एंड माय डियर, एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेज 1 के लिए, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द श्रिंकेज ऑकर फ्रॉम पॉरिंग टेम्परेचर टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, सेकंड श्रिंकेज इज फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लिक्विड टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर सॉलिड, एंड द थर्ड श्रिंकेज इज फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर सॉलिड टू द रूम टेम्परेचर। सो माय डियर, होप यू गाइस आर डूइंग वेल, एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो शुरुआत हम बहुत ही बेसिक से और थोड़े से मैटर से ही कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्लास की ड्यूरेशन को भी बढ़ाएंगे। इससे पहले आप हैबिचुअल हो जाए इन सब चीज़ों के, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट किया है, तो बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, और धीरे धीरे टाइम और सब्जेक्ट का जो भी कंटेंट है पर लेक्चर, वी आर गोइंग टू इंक्रीज दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। सो होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं, फिर बाकी के अलाउंस देखेंगे। चलिए, सो गाइस, जैसा मैंने बताया था, थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। कुछ मटेरियल्स के सॉलिड श्रिंकेजेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिस्मथ का नेग्लिजिबल होता है, व्हाइट मेटल का 5 mm पर मीटर, ग्रे कास्ट 9 to 10 mm पर मीटर, एल्यूमिनियम अराउंड 13, कॉपर अराउंड 17, स्टील इज 20 to 35।
आपको पता है स्टील के बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एलोइंग एलिमेंट्स के बेस पे। तो मैंगनीज स्टील हैज द हाईएस्ट 135 mm per meter। एंड माय डियर देयर आर सम नोट पॉइंट। लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एल्यूमिनियम के लिए मैक्सिमम होता है, टोटल श्रिंकेज जो होता है वो स्टील के लिए मैक्सिमम होता है। अब माय डियर आपके सामने दो क्वेश्चन, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स गेट से ही है। पहला क्वेश्चन है माय डियर, व्हाइल कूलिंग अ क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 40 mm साइड undergoes 3, 4 and 5% shrinkages during 3 stages। मतलब पहले सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और लिक्विड श्रिंकेज, सॉरी लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज ड्यूरिंग 3 स्टेजेस। वॉल्यूम कंपेंसेटेड बाय राइजर। आपको पता है इन दोनों के लिए कंपेंसेट करेगा राइजर, इसके लिए अलाउंस देनी पड़ेगी। तो आंसर इज 7%। सेकंड क्वेश्चन माय डियर इज, cubical casting of 50 mm side undergoes volumetric solidification of 4% and 6%। तो आप जानते हैं कि अगर क्यूब है तो उसकी साइड ए क्यूब रहेगी, और ये जो ए क्यूब है ये 50 का क्यूब हो जाएगा, ये वॉल्यूम है इनिशियली। पर आपको पता है फर्स्ट सॉलिडिफिकेशन के बाद ये वॉल्यूम हो जाएगी 4%, श्रिंक कर गई तो 0.96 टाइम्स ऑफ 50 क्यूब। सेकेंड स्टेज के बाद देखेंगे तो ये फिर 6% से कंपनसेट श्रिंक कर गई, तो 0.94 ऑफ 0.96 ऑफ 50 क्यूब। अब बोल रहा है कि इस समय के बाद अगर कोई राइजर नहीं है, देयर इज नो राइजर, तो इसको कंपेंसेट कोई नहीं करेगा। तो आपसे नई कास्टिंग की साइड पूछी जा रही है, तो इट इज गोइंग टू बी a डैश का क्यूब। एंड माय डियर बाय सॉल्विंग यू विल बी हैविंग द साइज ऑफ न्यू कास्टिंग। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इट विल कम। द आंसर विल बी, देखते हैं क्या होगा। तो इट इज 50 क्यूब इंटू 0.94 इंटू 0.96 ये आ गया। और इसको अब हम जब करेंगे 1/3 पावर, इसकी 1/3 करेंगे तो विल बी हैविंग द आंसर एंड इट इज गोइंग टू बी 0.333 एंड यू विल बी हैविंग 48.13 mm। सो विल बी हैविंग द आंसर टू बी 48.13 mm। सो माय डियर, क्योंकि आज ये कास्टिंग का फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। आज मैंने आपको कास्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से स्टेप्स होते हैं कास्टिंग के अंदर, और हमने एक अलाउंस को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है माय डियर, उसमें हम सारी अलाउंसेस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पैटर्न के मटेरियल को देखेंगे, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड करेंगे। उसमें माउल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज के साथ साथ माउल्डिंग सैंड के कॉम्पोजिशन, ये हम कंप्लीट करेंगे अगले में। मतलब स्टेप 2 तक का पार्ट विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड माय डियर, आई एम गोइंग स्लोली सो दैट आपको पूरा समय मिले पढ़ने का भी, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने का ही, और पैरेलली आप कुछ और सब्जेक्ट्स भी डेफिनेटली जो चल रहे हैं पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए आई एम गोइंग स्लोली, अदरवाइज आई मे कवर मोर इन अ डे, बट दैट इज जस्ट फॉर द सेक कि आप साथ साथ कवर अप कर पाए। दैट इज द ओनली रीजन। बट येस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टाइम विद सम मींस we are going to increase some content of the lecture so that हम बहुत जल्दी कास्टिंग को कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक को शुरू कर सके। होप जो आज हमने कवर किया आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, और ग्रुप पे मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर नोट शेयर कर दिए हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप बिना नोट्स बनाए सीधा लेक्चर्स को अटेंड करें, और कोई भी आपको नया पॉइंट मिलता है तो यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन गेट समथिंग न्यू एंड यू कैन आस्क इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी। So hope you are enjoying the lectures। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।